हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग न्यायपालिका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिक और सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है। यह दो राज्य सरकारों के बीच विवादों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करे तो उसे रद्द करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। न्यायपालिका जो है नागरिक और सरकार के बीच में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की शक्ति है, यानी इनके विवादों को निपटारा करने की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये दो राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनमें इंटरफियर नहीं कर सकती है, जो कि गलत है। अगर संसद कोई ऐसा कानून पारित कर देती है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया था और वहाँ पर यह स्पष्ट किया था कि कोई कानून जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे वो न्यायपालिका जो है रद्द कर देगी। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो सही आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 3। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 में विवाद की किस्म बताई गई है और सूची 2 में उदाहरण या केस है, इनको सम्मिलित करना है। सूची 1 में है केंद्र और राज्य के बीच विवाद। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में जो है एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की जो सरकार है, इस सरकार को पूरी तरह से वो अधिकार नहीं मिले हैं जो एक राज्य को मिलने चाहिए। कुछ अधिकार जो हैं केंद्र के पास हैं, जबकि कुछ अधिकारी दिल्ली के पास हैं। तो अक्सर क्या होता है, दिल्ली राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इसी बात को लेकर टकराव होता है। तो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों का बंटवारे को लेकर जो टकराव होता है, तो ये केंद्र और राज्य के बीच विवाद का उदाहरण है, तो इसका चौथा हो जाएगा। दो राज्यों के बीच बात करें तो आपको कावेरी नदी का जो जल विवाद है, ये उदाहरण आपको पता है, तो ये दो राज्यों के बीच विवाद का उदाहरण है। नागरिक और सरकार के बीच, देखिए नागरिक और सरकार के बीच मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाला जो मामला था, जिसमें कि मेनका गांधी का पासपोर्ट भारत सरकार ने जब्त कर लिया था, तो ये वो विवाद है। तो ये नागरिक और सरकार के बीच विवाद का उदाहरण है। संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून, देखिए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आईटी एक्ट की धारा 66A है, इसको रद्द कर दिया। और रद्द करने का आधार ये था क्योंकि ये धारा जो थी हमारे मौलिक अधिकार 19(1)(a) का उल्लंघन कर रही थी। तो इसी वजह से इस धारा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा तीसरा वाला। तो यहाँ पर आपका सही मैच है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। तीसरा प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का सही अर्थ क्या है। संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संविधान के आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर रद्द करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करना, राष्ट्रपति के अध्यादेशों को सीधे खारिज करना, न्यायपालिका द्वारा निचली अदालतों के फैसलों की जांच करना। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने वाली सबसे ऊंची संस्था जो सर्वोच्च संस्था जो है वो संसद है। और संसद जो है पूरे देश के लिए या किसी राज्य के लिए या देश के किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो लोग उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास यानी न्यायपालिका के पास उस कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। अगर न्यायपालिका पाती है कि संसद द्वारा बनाया हुआ कानून आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ई वाला सही है और ये जो शक्ति है इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो आंसर है आपका ए वाला। चौथा प्रश्न है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द करना।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाला जो मामला है, ये हाकिम शेख से जुड़ा हुआ मामला है। हाकिम शेख जो थे, ये वेस्ट बंगाल के निवासी हैं और ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य भी थे। तो ट्रेन से यात्रा करते समय ट्रेन से गिरकर ये घायल हो गए थे। घायल होने के उपरांत इन्हें कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इनका इलाज करने से मना कर दिया। उन्होंने हवाला दिया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, कहीं पर जवाब मिला कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है। ऐसे करके 3-4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, लेकिन इन्हें इलाज नहीं मिला। अंत में इन्हें जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जहाँ पर इनका जो है लाखों रुपए में खर्चा हुआ। फिर बाद में इनकी, चूंकि ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति से जुड़े हुए थे, तो इनकी ओर से ये जो इनकी समिति है, इसने एक वाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 5वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, भारतीय न्यायपालिका सरकार के अधीन कार्य नहीं करती है। कारण, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित किया गया है ताकि कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप न कर सकें। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यह सही बात है कि भारतीय न्यायपालिका जो है सरकार के अधीन काम नहीं करती है। उसका रीजन ये है कि संविधान में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण किया गया है। यानी हमारे यहाँ पर जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है और कोई भी सरकार का अंग किसी दूसरे अंग में उसके कार्यों में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कथन और कारण सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए वाला। 6वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किन अनुच्छेदों के तहत याचिका दायर की जा सकती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। इन अनुच्छेद, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226। 7वां प्रश्न है, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। सभी न्यायालय एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय ही सभी मामलों का निर्णय करता है। उच्चतर न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें कि सबसे निचले लेवल पर जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। यानी यहाँ पर जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, वो सबसे निचले लेवल पर हैं। इसके ऊपर जो है राज्य स्तर पर हाई कोर्ट आ जाते हैं और सबसे ऊपर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय जो होगा वो अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। तो यहाँ पर यही जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 8वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। दिल्ली हाई कोर्ट का गठन 2006 में हुआ। वर्तमान में भारत में कुल 28 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यानी अमरावती भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, यानी यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। देखिए, हमारे भारत में हाई कोर्ट्स की स्थापना जो है सबसे पहले सन 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी शहरों में की गई थी। प्रेसिडेंसी का मतलब प्रशासनिक शहर उस समय हुआ करते थे ब्रिटिश शासन में, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। दिल्ली हाई कोर्ट का जो गठन है ये 2006 में नहीं बल्कि 1966 में हुआ था। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो यहाँ थर्ड वाला गलत हो जाएगा। जो 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो कि अमरावती में है, जो कि देश का 25वां उच्च न्यायालय है। तो चौथा वाला यहाँ सही है। यहाँ पर 2 और 3 गलत हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी केवल 2 और 3 असत्य हैं। 9वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय साझा न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इम्फाल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, शिलांग उच्च न्यायालय, अगरतला उच्च न्यायालय। देखिए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये 4 राज्यों का हाई कोर्ट है, यानी ये असम के लिए भी काम करता है, नागालैंड के लिए भी, मिजोरम के लिए और अरुणाचल के लिए भी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला।
10वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के संदर्भ में कौन सा राज्य अपना पृथक उच्च न्यायालय नहीं रखता है और साझा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार अक्सर ये पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत सारी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा भी गया है, खास करके क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन पे अगर हम आए तो ये जो प्रश्न है ना, ये कि ये 4 राज्यों का यहाँ पर एक ही हाई कोर्ट है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इसे मेमोराइज कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग विकल्प जानते हैं, 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों एक साझा न्यायालय साझा करते हैं, यानी यहाँ पर एक कॉमन हाई कोर्ट, यानी कि जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट उसको साझा करते हैं। तो यहाँ पर नागालैंड का अपना कोई पृथक उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि एक गुवाहाटी हाई कोर्ट शेयर कर रहा है, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय इन सभी के पृथक हाई कोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 का उत्तराधिकारी है। 1950 से ही यह अपनी वर्तमान इमारत में काम कर रहा है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। आज़ाद भारत में जिस दिन हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ है, जिस दिन हमारा देश पूरी तरह से गणतंत्र बना है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का उत्तराधिकारी है, तो यहाँ सेकंड वाला सही है। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी, सेकंड वाला सही है। 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 से लेकर 1958 तक ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट की तरह ही संसद भवन के भीतर जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है उसी में संचालित होता था। बाद में 1958 में जब इसकी सेपरेट बिल्डिंग बन गई है, तब से फिर वहाँ ये पहुँच गया, वहाँ से आज तक ये संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला गलत है, यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 2। 12वां प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती, BR कृष्ण अय्यर, HJ कानिया, YB चंद्रचूड़। देखिए भारत के पहले न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ कानिया थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 13वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? 31, 33, 34, 35। देखिए जिस समय सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें कि 1 CJI और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिनमें 1 CJI और 33 अन्य न्यायाधीश मौजूद हैं। तो यहाँ पर अभी स्वीकृत संख्या जो है ये 34 है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, ट्रायल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस स्तर की अदालतों के नाम हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ या जिला न्यायालय या लोक अदालत। देखिए भारत की जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसमें जो सबसे निचले स्तर की जो अदालतें होती हैं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। और इनको जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ट्रायल कोर्ट, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर अन्य जो नाम है उन नामों से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 15वां प्रश्न है, 1 जनवरी 2019 से किन 2 राज्यों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट ने काम करना शुरू किया? पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा, असम और नागालैंड। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, सन 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके यहाँ पर एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था तेलंगाना। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शुरुआत में एक ही हाई कोर्ट साझा कर रहे थे और वो था हैदराबाद हाई कोर्ट। शुरुआत में हैदराबाद हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश भी साझा कर रहा था और तेलंगाना भी। बाद में क्या हुआ है, तेलंगाना के लिए डेडिकेटेड हैदराबाद हाई कोर्ट छोड़ दिया गया है और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनती है अमरावती, वहाँ पर एक नया हाई कोर्ट बनाया गया है जो कि देश का 25वां हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला। 16वां प्रश्न है,
फौजदारी कानून यानी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किसी मामले की प्रक्रिया सामान्यतः किस प्रकार प्रारंभ होती है? अदालत में याचिका दायर करके, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा के। देखिए, जो फौजदारी कानून होते हैं जिसमें कि ऐसे अपराध शामिल होते हैं जो कि समाज में बहुत ज़्यादा गंभीर माने जाते हैं, तो यहाँ पर पुलिस तभी कार्रवाई स्टार्ट करती है जब पहले एफआईआर दर्ज हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले एफआईआर दर्ज करानी होती है, उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई आरंभ करती है। तो यहाँ पर आंसर है आपका डी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विवाद दीवानी कानून इस सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं? किराया विवाद, दहेज के लिए प्रताड़ना, तलाक का मामला, हत्या का प्रयास। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, दीवानी कानून में वो विवाद शामिल हैं जो कि किसी व्यक्तिगत से संबंधित हैं, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होते हैं। जैसे किराया विवाद है, यानी यहाँ मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है। तलाक का मामला, यहाँ भी दो व्यक्तियों के बीच का मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है। तो ये जो विवाद हैं, यानी किराया विवाद और तलाक का मामला, ये दीवानी कानून के अंतर्गत आएंगे। दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या का प्रयास, ये दोनों जो है फौजदारी से संबंधित हैं, क्योंकि ये कानून में और समाज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा गंभीर माने जाते हैं, समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक अपराधी माने जाते हैं। तो ये दोनों फौजदारी से संबंधित हैं, 2 और 4, और 1 और 3 जो है दीवानी कानून से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला। 18वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, दीवानी मामलों में अदालत का मुख्य उद्देश्य दोषी को जेल भेजना होता है। कारण, दीवानी कानून समाज के विरुद्ध अपराधों से संबंधित होता है। आपको यहाँ पर सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, दीवानी जो मामले होते हैं इनमें मुख्य उद्देश्य जो है पीड़ित को राहत या मुआवजा दिलाना होता है। जैसे किराए विवाद है, मकान खाली करवाने का विवाद है, संपत्ति बंटवारे का विवाद है, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है? राहत दिलाना। तो यहाँ पे सेटलमेंट टाइप होता है एंड में, यहाँ दोषी को सजा नहीं दी जाती, जेल नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पे कथन गलत है। दीवानी कानून नहीं बल्कि फौजदारी जो कानून है, हत्या, रेप या अन्य जो जघन्य अपराध हैं, ये अपराध समाज के विरुद्ध माने जाते हैं और इन्हें फौजदारी कानूनों में रखा जाता है। इन अपराधों में न्यायपालिका जो है जेल भेजने का प्रावधान रखती है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और इन अपराधों में गिल्टी पाया जाता है तो न्यायपालिका उसको जेल भी भेज सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है, या फिर दोनों सजाएं भी एक साथ दे सकती है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों ही गलत हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। 19वां प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर न्याय चाहता है, उसे विधि व्यवस्था की किस शाखा का सहारा लेना होगा? जनहित याचिका, फौजदारी कानून, दीवानी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो या संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद हो, ये सभी दीवानी कानून में आते हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 20वां प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के विकास में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों का प्रमुख योगदान रहा है? एच.जे. कन्या और दीपक मिश्रा, बी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती, रंजन गोगोई और डी.वाई. चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती और एच.जे. कन्या। देखिए, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत है 1980 के दशक में हुई थी और इसके विकास का मुख्य श्रेय न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 21वां प्रश्न है, जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। पत्र या ईमेल को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। इसकी शुरुआत 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही हो गई थी। देखिए, यहाँ पर पहला वाला गलत है। जरूरी नहीं है कि केवल वही व्यक्ति दायर करे जो कि पीड़ित है। कई बार क्या होता है, अगर ऐसा लगता है कि कोई अपराध समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ हुआ है तो कोई भी समाजसेवी व्यक्ति, कोई भी समाजसेवी संस्था उस वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकती है। तो यहाँ पर ए वाला गलत है। डी वाला, बी वाला भी गलत है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है। तो बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब जो है मॉडर्न तरीका ये है कि पत्र या ईमेल को भी यहाँ पे PIL माना जाता है। तो यहाँ पर सी वाला सही है। इसकी शुरुआत जो है 1980 के दशक में हुई थी, ना कि 1950 में। तो यहाँ पर डी वाला गलत है, यहाँ पर सी वाला सही है। तो आंसर है आपका सी वाला।
22वां प्रश्न है, PUCL बनाम भारत संघ मामले का संबंध मुख्य रूप से किससे है? पर्यावरण संरक्षण, पुलिस सुधार, निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक संगठन था, एक NGO था। और जब 2001 में, इस समय उड़ीसा में और राजस्थान में भयंकर सूखा पड़ रहा था, फसल हो नहीं रही थी, लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच गए थे, लाखों लोगों के सामने अन्न का संकट था। राज्य सरकारें ये कह रही थी कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, अनाज नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों के जो गोदाम थे अनाज से भरे हुए थे, और इतना ज़्यादा अनाज भी था उनके पास कि चूहे खा रहे थे, अनाज खराब हो रहा था। तब यहाँ पे PUCL ने एक याचिका दायर की है, और यहाँ पर इस याचिका में इन्होंने कहा है कि भोजन का अधिकार जो है जीवन के अधिकार का हिस्सा है। भाई, बिना भोजन के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और राज्य से कहा भी है कि सभी व्यक्तियों की, जितने भी व्यक्ति हैं, सबके भोजन की जिम्मेदारी राज्य की है। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मिड डे मील को भी अनिवार्य रूप से लागू करने का आदेश दिया है। तो ये भोजन के अधिकार से संबंधित है। तो आंसर है आपका डी वाला। 23वां प्रश्न है, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है, समान नागरिक संहिता को लागू करना अनिवार्य है, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। देखिए, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामला जो है ये आजीविका के अधिकार से संबंधित है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था कि आजीविका का जो अधिकार है जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 24वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2001, 2005, 2013, 2021। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2013 में पारित किया गया था। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 25वां प्रश्न है, सितंबर 2021 में मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित करके निम्नलिखित में से क्या रखा गया? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, या राष्ट्रीय पोषण मिशन, अन्नपूर्णा योजना, बाल आहार योजना। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में MDM योजना जो थी केंद्र स्तर पर, ये 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। हालांकि कई राज्य जो थे इस योजना के प्रति संवेदनशील नहीं थे, तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में लापरवाही बरती है। लेकिन सन 2001 में जब PUCL बनाम भारत संघ वाला जो मामला हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों को अनिवार्य रूप से नागरिकों के भोजन की जिम्मेदारी करनी है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि भोजन जो है ये जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिड डे मील भी लागू करने का आदेश दिया था। तो यहाँ पर बाद में जो है 2021 में योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मिशन रख दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 26वां प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल यह कथन न्यायपालिका की किस चुनौती को दर्शाता है? विरोधाभासी निर्णय, न्यायिक विलंब, न्यायाधीशों की कमी, जनहित याचिकाओं की अधिकता। जैसा कि लाइन से स्पष्ट हो रहा है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। आप लोग जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका के पास बहुत ज़्यादा मामले हैं, यानी न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से यहाँ पर न्यायपालिका जो है समय रहते जजमेंट नहीं दे पाती है, समय रहते मामलों का निपटारा नहीं कर पाती है। तो इस वजह से किसी भी मामले को सेटल होने में कई साल लग जाते हैं। मिनिमम 5 साल तो मान ही लो, 5 साल न्यूनतम है, लेकिन फिर भी आप लोग देखते होंगे 15, 20 साल, 25 साल ऐसे समय लग जाता है। तो कई लोगों का मानना यह है कि इस तरह का इंसाफ जो है, यानी इंसाफ में जो देरी है, ये वास्तव में इंसाफ का कत्ल है। ऐसे इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये न्यायिक विलंब से संबंधित है। तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला। 27वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2 किससे संबंधित है? गरीबी समाप्त करना, न्याय तक पहुंच, शून्य भुखमरी, स्वच्छ पेयजल। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2 का संबंध जीरो हंगर से यानी शून्य भुखमरी से है। जो गरीबी समाप्त करना है ये सतत विकास लक्ष्य 1 है, SDG 1 है। न्याय तक पहुंच जो है ये SDG 16 है। स्वच्छ पेयजल जो है ये SDG 6 से संबंधित है।
यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 6 का लक्ष्य है। तो हमारा जो आंसर है वो है सी वाला। 28वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 16 किससे संबंधित है? शून्य भुखमरी, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो शून्य भुखमरी है ये SDG 2 से संबंधित है, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं ये SDG 16 से संबंधित है, लैंगिक समानता जो है SDG 5 से संबंधित है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये SDG 4 से संबंधित है। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर है वो है बी वाला। 29वां प्रश्न है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में अदालत ने किस अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया? सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता यानी IPC, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामला ये सन 2015 का मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)A यानी इसमें कि वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर ये धारा जो थी प्रतिबंध लगा रही थी। क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, तो इसी वजह से इस 66A को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला किस प्रकार के विवाद का उदाहरण है? दो राज्यों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, दो नागरिकों के बीच। देखिए, ये वाला जो मामला है ये नागरिक और सरकार के बीच का मामला था। इसमें क्या था, इसमें मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक दिया था। तो बाद में ये सुप्रीम कोर्ट गई हैं, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यात्रा करने का जो अधिकार है, विदेश यात्रा का जो अधिकार है, ये भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है और किसी व्यक्ति को आप कहीं भी यात्रा करने से नहीं रोक सकते हैं। तो ये नागरिक और सरकार के बीच विवाद से संबंधित है। तो आंसर है आपका बी वाला। 31वां प्रश्न है, यदि किसी निर्धन व्यक्ति के पास न्यायालय में वाद दायर करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न हो तो 1980 के दशक के पश्चात उसके लिए न्याय तक पहुंच का सबसे सुलभ माध्यम कौन सा विकसित किया गया? सीधे राष्ट्रपति से अपील, लोक अदालत, प्रत्यक्ष कार्रवाई या जनहित याचिका। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1980 के दशक के दौरान हमारी न्यायपालिका में न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर के प्रयासों से आम जन तक न्याय पहुंचाने के लिए जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। इसके जरिए कि जो आम जन है या जो गरीब या निःशक्त जन है उनके मामलों में भी न्याय उन्हें मिल सके, तो इस उद्देश्य से जनहित याचिका का यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। तो आंसर है आपका डी वाला। 32वां प्रश्न है, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए न्यायपालिका ने किस अस्त्र का प्रयोग किया? जनहित याचिका, न्यायिक समीक्षा, दीवानी मुकदमा, राष्ट्रपति शासन। देखिए, जो ईंट भट्टे होते हैं यहाँ पर आज भी वर्तमान में अभी कई जगह ये देखा गया है कि कई मजदूर बंधुआ मजदूर पाए गए हैं। तो उस समय तो स्थिति और ज़्यादा दयनीय थी। तो कई ईंट भट्टों पर मजदूरों को बंधक बनाकर कई सालों से काम लिया जा रहा था। तो ऐसे में जनहित याचिका दायर की गई है और इन बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाई गई है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 33वां प्रश्न है, कथन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। कारण, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के पास संविधान का जो अर्थ है, यानी कि जो संविधान की जो व्याख्या है उसे करने की अंतिम शक्ति है, इसलिए वह संविधान का रक्षक भी माना जाता है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 34वां प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा के लिए साझा उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अमृतसर, जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला। देखिए, पंजाब और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी वाला। 35वां प्रश्न है, कानून के शासन से क्या तात्पर्य है? अमीर लोगों के लिए विशेष कानून,
सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, सरकार कानून से ऊपर है, न्यायपालिका कानून बनाती है। तो कानून के शासन का मतलब ये है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे राष्ट्रपति हो या सिविल सर्वेंट हो या एक आम नागरिक हो, सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं। तो यहाँ भारत में सभी कानून जो हैं सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 36वां प्रश्न है, 1958 से पूर्व भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से संचालित होता था? वायसराय भवन में, लाल किले में, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, राष्ट्रपति भवन में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपनी स्थापना से लेकर 1958 तक ये जो है संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से संचालित होता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 37वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जजों की संख्या कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक न्याय पहुंचाने के लिए, मुकदमों की सुनवाई टालने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का बोझ कम करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की एक मुख्य पीठ होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक मुख्य पीठ प्रयागराज में है। इसके अलावा जब राज्य बड़ा होता है या राज्य की आबादी ज़्यादा होती है तो लोगों को न्याय दिलाने के लिए, न्याय की पहुंच आसान करने के लिए मुख्य पीठ के अलावा हाई कोर्ट की कुछ अन्य पीठें भी स्थापित कराई जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हाई कोर्ट की एक पीठ जो लखनऊ में है। ऐसी राजस्थान में बात करें, राजस्थान में जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसकी एक पीठ जो है जयपुर में है। तो ये स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक न्याय पहुंच सके। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 38वां प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार निर्धारित की गई है? अत्यंत सरल, प्रधानमंत्री आदेश दे सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर, जनता के मतदान द्वारा, महाभियोग जैसी बहुत कठिन प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही जटिल और कठोर रखी गई है। और इस प्रक्रिया को आम बोलचाल की भाषा में महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग का तरीका ये है कि यहाँ पर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग यानी विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत अनिवार्य है, तभी यहाँ पर किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे महाभियोग जैसी बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ये सब इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 39वां प्रश्न है, दीवानी कानून के अंतर्गत न्यायालय सामान्यतः किस प्रकार का आदेश दे सकता है? अपराधी को फांसी की सजा, पुलिस को कड़ी कार्रवाई का निर्देश, प्रभावित पक्ष को राहत या मुआवजा, अपराधी को उम्र कैद देना। देखिए, दीवानी कानून जो होते हैं ये पैसे के विवाद या संपत्ति के विवाद से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर प्रभावित पक्ष को राहत या मुआवजे का प्रावधान इस प्रकार के आदेश न्यायपालिका देती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर विस्तारित की है। पीयूसीएल मामले में न्यायालय ने कहा कि सरकार की संसाधनों की कमी की दलील भोजन के अधिकार को नकार नहीं सकती। ओल्गा टेलिस मामले में आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार से अलग रखा गया। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 में जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित है, इसकी व्याख्या को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया, विस्तारित किया है। जैसे इसमें आजीविका का अधिकार भी है, भोजन का अधिकार भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, शिक्षा का अधिकार भी इसी में आ जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे अधिकार समय समय पर इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। जो पीयूसीएल मामला है इसमें न्यायालय ने कहा है कि जो राज्य सरकारें दलीलें दे रही हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इनको कड़ी कड़ी फटकार लगाई है और इन राज्यों को आदेश दिया है कि वो हर नागरिक के भोजन का प्रबंध करें। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। ओल्गा टेलिस मामला जो है इसमें आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ना कि इसको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर थर्ड वाला गलत है, केवल 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में याचिका, धारा 66A का निरस्तीकरण, IT एक्ट, ओल्गा टेलिस केस, मिड डे मील योजना। देखिए यहाँ पर पहला युग्म सही है। अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट में। धारा 66A का निरस्तीकरण यानी ये IT एक्ट की धारा थी, इसका निरस्तीकरण हुआ है, तो यहाँ सी वाला सही है। ओल्गा टेलिस केस जो है ये जीवन के अधिकार से संबंधित है, यानी कि जो आजीविका का जो अधिकार है उससे संबंधित है। ये मिड डे मील यानी भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि आजीविका के अंदर अधिकार से संबंधित है। तो डी वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। मिड डे मील योजना को अगर आपको जोड़ना हो तो ये PUCL बनाम भारत संघ वाला जो मामला है उससे ये जुड़ जाएगी, न कि ओल्गा टेलिस केस से। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है डी वाला। 42वां प्रश्न है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। शुरुआत में ये जो है आप लोग जानते हैं कि ये जो है संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से संचालित होता था, और 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसी का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना तो ये जो है 1966 में हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान इमारत में स्थानांतरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1950 से लेकर 1958 तक ये सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से संचालित हुआ है। 1958 में ये अपनी जो आज आप वर्तमान बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें पहुंचा था, तो यहाँ पर 1958 में पहुंचा है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1865 में हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब पारित हुआ है? सन 2013 में पारित हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम होगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ आंसर है आपका ए वाला। 44वां प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों एवं सरकार, 2 राज्य सरकारों तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे की व्यवस्था प्रदान करती है। संविधान की व्याख्या और संसद द्वारा पारित कानून की समीक्षा का अधिकार जो है ये न्यायपालिका के पास है। इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। न्यायपालिका कानून की रक्षा तथा मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन का कार्य भी करती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है, सही कथन यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। न्यायपालिका का जो मेन काम है वो है विवादों का निपटारा करना, चाहे वो नागरिकों के बीच में हो, नागरिक सरकार के बीच में हो, 2 राज्य सरकारों के बीच में हो या केंद्र राज्य सरकार के बीच में हो, सभी प्रकार के विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। संविधान की व्याख्या करना और संविधान द्वारा पारित जो कानून है उनकी समीक्षा का अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो इसे जो है न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ना कि न्यायिक सक्रियता, यानी इसको न्यायिक समीक्षा बोला जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। देखिए न्यायिक सक्रियता जो एक अलग अवधारणा है। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका के द्वारा नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, न्याय को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़कर आना। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है अगर कोई मामला ऐसा है जो कि मीडिया में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्वतः संज्ञान लेकर एक्शन ले सकता है। आपने देखा भी होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया भी है। अगर कोई मामला जो है हाईलाइटेड होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें तुरंत उसको संज्ञान में लेता है, तुरंत उस पर कार्रवाई करता है। तो ये जो न्यायिक सक्रियता इसको कहा जाता है। जबकि संविधान की व्याख्या करना, संसद के द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करना, इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ना कि न्यायिक सक्रियता। तीसरा वाला कथन यहाँ सही है। यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन गलत है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल दूसरा वाला। 45वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रखा गया है। यह सरकार के अधीनता में कार्य करती है। देश में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि सरकार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई दखल न दे। शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसी पहलू के कारण न्यायपालिका पृथक रूप में बिना किसी रुकावट के काम कर पाती है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन गलत है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यायपालिका जो है सरकार के अधीन नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। यहाँ पहला वाला गलत है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड जो है ये सही है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर सी वाला, केवल 2 और 3। 46वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय न्यायिक संरचना विद्यमान है। सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला न्यायालय होते हैं। देश के प्रत्येक राज्य में पृथक उच्च न्यायालय स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश की सभी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय न्यायिक संरचना हमारे यहाँ विद्यमान है, तो पहला वाला सही है। सबसे निचले स्तर पर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या जिला अदालतें होती हैं, तो यहाँ पर बी वाला सही है। यहाँ लिखा हो देश के प्रत्येक राज्य में, नहीं, देश के प्रत्येक राज्य में नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट जरूर है लेकिन एक पृथक हाई कोर्ट नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि एक हाई कोर्ट को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, पंजाब वाले, हरियाणा वाले हैं, चंडीगढ़ कैंसर प्रदेश वाले, तीनों मिलकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ही शेयर कर रहे हैं। ऐसी गुवाहाटी हाई कोर्ट है, 4 राज्य मिलकर उसको शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ सी वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी हर राज्य के पास एक पृथक हाई कोर्ट नहीं है बल्कि कुछ राज्य जो है कॉमन हाई कोर्ट को शेयर कर रहे हैं। डी वाला सही है कि यहाँ पर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर गलत वाला जो आंसर है वो है सी वाला। 47वां प्रश्न है, कथन दिया गया है भारत में अधीनस्थ न्यायालयों से लोगों को सर्वाधिक प्रत्यक्ष संबंध होता है। कारण, अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालयों के समान होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, अधीनस्थ न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है ये केवल एक जिला या तहसील की जो भौगोलिक सीमाएं हैं यहीं तक सीमित होता है, और चूंकि ये सबसे निचले स्तरों की अदालत हैं तो यहाँ पर लोगों का जो संबंध है सबसे ज़्यादा होता है, इनमें आना जाना लोगों का ज़्यादा लगा रहता है। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो आंसर है आपका सी वाला, ए सही है लेकिन आर गलत है। 48वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1860 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। दिल्ली हाई कोर्ट का गठन 1966 में हुआ था। उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है। आंध्र प्रदेश अमरावती में देश का 26वां उच्च न्यायालय है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, भारत में हाई कोर्ट की सबसे पहले स्थापना जो है ये कलकत्ता, बंबई और मद्रास में सन 1862 में हुई है, ना कि 1860 में। तो यहाँ पर ए वाला, पहला वाला गलत हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का गठन जो है 1966 में हुआ है। उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य शामिल हो सकते हैं, जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में 4 राज्य शामिल हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर चौथा वाला सही है। आंध्र प्रदेश जो है देश का 26वां नहीं बल्कि 25वां हाई कोर्ट है, तो यहाँ 5वां वाला गलत है। यहाँ पर 1 और 5 गलत हैं, तो आंसर है आपका सी वाला, केवल 1 और 5। 49वां प्रश्न है, फौजदारी विधि की प्रकृति एवं प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत उन आचरणों एवं कृत्यों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें विधि द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा गया है। प्राथमिकी के पंजीकरण के उपरांत पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जाता है, तत्पश्चात न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत दोष सिद्ध की स्थिति में अभियुक्त को कारावास, आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर देखिए, पहला वाला सही है। इसके अंतर्गत उन आचरणों और कृत्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें कानून के द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर कार्रवाई कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर पुलिस जो है न्यायालय में चार्जशीट फाइल करती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति गिल्टी पाया जाता है तो न्यायपालिका जो है उसको जेल में भेज सकती है, आर्थिक दंड लगा सकती है या फिर दोनों प्रकार की सजाएं उसे दे सकती है। देखिए, यहाँ पर चूंकि तीनों के तीनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर है आपका डी वाला, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। 50वां प्रश्न है, भारत की विधि व्यवस्था में दीवानी विधि की प्रकृति एवं क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका संबंध व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन अथवा अवहेलना से होता है, जैसे संपत्ति, किराया एवं वैवाहिक तलाक विवाद है। इसके अंतर्गत प्रभावित पक्ष द्वारा न्यायालय में वाद दायर किया जाता है जिस पर न्यायालय उपयुक्त तो राहत प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन से संबंधित विवाद में
मारपीट या हत्या जैसी घटनाएं घटित हो जाएं तो ऐसे मामलों का निपटारा भी दीवानी विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, दीवानी जो विधि है इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जो कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों से संबंधित होते हैं। ये संपत्ति है, किराया है, वैवाहिक विवाद है, तलाक के मामले, ये सब आते हैं। इसके अंतर्गत प्रभावित पक्ष को राहत दी जाती है और यहाँ पे सेटलमेंट किया जाता है, यानी यहाँ पे सजा नहीं दी जाती, उस बल्कि सेटलमेंट होता है। अगर दीवानी विवाद किसी का है और दीवानी विवाद के दौरान किसी के साथ मारपीट हो जाए, कोई किसी की हत्या कर दे या हत्या का प्रयास करे, तो ये दीवानी विधि से यहाँ सजा नहीं दी जाएगी, फिर ये मैटर जो है फौजदारी का बन जाएगा। तो दीवानी के साथ साथ आप पर फौजदारी कानून भी लागू होंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने मारपीट कर दी है, हत्या कर दी है, तो आप जो है फौजदारी कानूनों के अकॉर्डिंग सजा पाएंगे। यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है यहाँ पर ए वाला, केवल 1 और 2। 51वां प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका से संबंधित प्रमुख मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील योजना का विस्तार जनहित याचिका के परिणामस्वरूप हुआ। पीयूसीएल द्वारा दायर याचिका में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन के अधिकार को मान्यता दी गई। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं विचाराधीन कैदियों की रिहाई में जनहित याचिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1980 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम में आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 19 का हिस्सा माना गया। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, लेकिन डी वाला जो है गलत है। पहली बात ये, ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मामला जो है 1985 का मामला है, ये ना कि 1980 का, और ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मामला है। यानी इसमें अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में जो है आजीविका का अधिकार भी शामिल किया गया। तो यहाँ पर डी वाला है जो है ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1980 की बात बता रहे हैं, 1980 की नहीं है बल्कि 1985 की बात है और अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मामला है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। अब 52वां प्रश्न है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर या पुलिस तहकीकात के आधार पर। देखिए, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय तब देता है जब उसके पास पूरे प्रॉपर एविडेंस होते हैं, यानी वो हर सबूत की समीक्षा करता है, उसके आधार पर वो निर्णय देता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी वाला। 53वां प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। शक्तियों का पृथक्करण, एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर भिन्न विकल्प को पहचानना है, यानी 3 विकल्प ऐसे हैं जो एक जैसे हैं और एक विकल्प जो है भिन्न है। देखिए, यहाँ पर 3 विकल्प, यानी ए वाला विकल्प ये भी न्यायाधीश की बात कर रहा है, बी वाले विकल्प भी न्यायाधीश की बात कर रहे हैं और डी वाले में भी न्यायाधीश की बात हुई है। यहाँ पर जो सी वाला विकल्प है, यहाँ पर शक्तियों के पृथक्करण की बात हुई है। यानी यहाँ पर सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों के पृथक्करण की बात चल रही है। ये जो सी वाला विकल्प है ये बाद बाकी ए, बी और सी से अलग है। तो यही आपका सी वाला आंसर है। आंसर है आपका सी वाला। 54वां प्रश्न है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाली विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, लेकिन 2 राज्यों के सरकारों के बीच की नहीं। न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की ताकत है, जिसके जरिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की समीक्षा के आधार पर उस कानून को रद्द करने की शक्ति इसके पास है। ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक है। डी वाला भी यहाँ सही है, यानी यहाँ पर स्पष्ट क्षेत्राधिकार बटे हुए हैं, शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, तो विधायक और कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका के काम में टांग नहीं अड़ा सकते हैं। सी वाला यहाँ पे गलत है। देखिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है ये नागरिक के बीच, नागरिक सरकार के बीच या सरकार, दो राज्य सरकारों के बीच या राज्य या केंद्र के बीच जो विवाद होते हैं इन सभी को निपटाने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो यही आंसर है आपका, आंसर है सी। 55वां प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कोई विधेयक
न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर देश में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है। संसद ही देश के लिए कानून बनाती है। तो यहाँ पर जो विधेयक वाला सिस्टम है ये संसद से संबंधित है। संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में किया जाए, राज्यसभा में किया जाए। संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपने साइन करते हैं, उसके बाद विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो यहाँ पर विधेयक का संबंध न्यायपालिका से नहीं है। यहाँ पर न्यायपालिका का काम इतना है कि जो भी कानून बना है उसकी न्यायिक समीक्षा करे कि कानून जो है संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये समीक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, यहाँ पर सेकंड वाला गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी ए सही है और सेकंड गलत है। तो आंसर है सी। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? जमीन को बेचने संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, तलाक का केस फाइल करना। देखिए, दहेज के लिए महिला को परेशान करना ये गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध है और ये जो है फौजदारी में आता है, ना कि दीवानी में। तो आंसर है आपका सी वाला। 57वां प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर आरटीआई की बात हो रही है पहले वाले विकल्प में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अलग है और जनहित याचिका अलग है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये 2005 में आया था और इसके तहत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया था कि सरकार या सरकार के जो विभाग हैं इनके कामकाज से संबंधित क्रियाकलापों के लिए ये आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई अलग है और पीआईएल अलग है। पीआईएल का काम क्या है कि इसके जरिए कोई भी पीड़ित समुदाय है उस समुदाय के लिए आवाज़ उठाने का काम पीआईएल करती है, यानी उस समुदाय की आवाज़ न दबे, उस समुदाय को न्याय मिल पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और तब उस याचिका पे सुनवाई होती है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है लेकिन पहला वाला गलत है। तो यहाँ पर आंसर है आपका ए वाला, यानी एक गलत है लेकिन दो सही है। 58वां प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। देखिए, यहाँ पर अपील की व्यवस्था का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे निचले स्तर पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालतें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के निर्णय से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और मान लीजिए हाई कोर्ट के जजमेंट से भी खुश नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 59वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और न्यायपालिका गवर्नमेंट की ओर से काम नहीं करती है। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है आपका बी वाला, एक और दो दोनों गलत हैं। 60वां प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है
और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, कोई जघन्य अपराध हो रहा है, तो वो फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस में FIR दर्ज कराई जाती है और इसके बाद पुलिस जो है मामले की तफ्तीश करती है और पुलिस अगर पाती है कि वास्तव में ये सब चीज़ें हुई हैं तो पुलिस एक चार्जशीट तैयार करती है और उसे कोर्ट में सबमिट करती है, तभी अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है C वाला। 61वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है जो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जांच न्यायालय या सत्र न्यायालय। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। सबसे निचले पायदान पर हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसके ऊपर आपके हाई कोर्ट्स हैं और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से असंतुष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसा नहीं है सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो फैसला है सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आप जाएंगे उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट्स में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है B वाला। 62वां प्रश्न है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में A और B कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। देखिए 1772 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने भारत में एक नई न्याय व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसके तहत हर जिले में 2 अलग अलग अदालतें स्थापित की गई थी, जिसमें एक तो दीवानी अदालत थी और दूसरी फौजदारी अदालत थी। तो जो दीवानी अदालतें थीं इनमें मुख्य रूप से संपत्ति, जमीन जायदाद, विवाह या उत्तराधिकार से संबंधित जो मामले हैं इनके विवादों की सुनवाई की जाती थी। देखिए यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर ही बताया गया है कि दीवानी अदालत के संबंध में आपको बात करनी है। तो दीवानी अदालत है तो ये दीवानी होगी ना कि फौजदारी, तो ए वाला गलत हो जाएगा। देखिए इन दीवानी अदालतों की जो अध्यक्षता थी वो यूरोपीय जिलाधीशों के द्वारा की जाती थी। इन जो यूरोपियन कलेक्टर्स थे उनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती थी। हालांकि इन जो यूरोपीय अधिकारियों को भारतीय कानूनों की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हिंदू पंडित और जो मुस्लिम मौलवी हैं ये इनके लिए स्थानीय धर्मशास्त्र और शरीयत के अनुसार इनकी व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर कलेक्टर अपना निर्णय देता था। तो यहाँ पर B वाला सही है, यानी यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो आंसर है आपका A वाला, यानी A गलत है लेकिन B सही है। 63वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति, संसद। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है, नहीं खास करके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसी वजह से न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार माना जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है A वाला। 64वां प्रश्न है, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रद्द करने का उसके पास अधिकार है। यह कहलाता है विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये न्यायिक समीक्षा कहलाता है। तो आंसर है आपका B वाला। 65वां प्रश्न है, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा संघर्ष समाधान, न्यायिक पुनरीक्षण, मौलिक अधिकारों को लागू करना, न्यायिक क्रियाशीलता। देखिए न्यायिक समीक्षा को न्यायिक पुनर्निरीक्षण कह देना बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है। अगर संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के दिए हुए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, जिसको हिंदी में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही बातें हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर B वाला। 66वां प्रश्न है, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्र छात्राओं से न्यायालयों में अपील के
अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला न्यायालय, निचली अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या निचली अदालत। तो देखिए इसका जो सही क्रम है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 67वां प्रश्न है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? देखिए फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संघीय न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय जो था ये वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती न्यायालय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 68वां प्रश्न है, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया गया तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। अगर किसी आरोपी को उसके डिफेंस में कहने का अवसर न दिया जाए, न उसको अपनी सफाई में कहने का अवसर न दिया जाए, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते हैं। ये बात सही है। पानी का अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार है, यानी कि जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निपटान की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यहाँ सी वाला जो है गलत हो जाएगा। लिखा है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया था, अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो मूल क्षेत्राधिकार है, जिसके तहत ये दो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा कर सकती है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। 69वां प्रश्न है, अध्यापिका छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों के बीच झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा सही उदाहरण है? जीएसटी फंड का दो राज्यों में बंटवारे से संबंधित झगड़ा, संरक्षित क्षेत्र में रेल मार्ग के निर्माण से संबंधित झगड़ा, नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़ा, भगोड़ों की संपत्ति से संबंधित झगड़ा। देखिए यहाँ पर जो सबसे सटीक और सही उदाहरण जो है वो नदी जल के बंटवारे से संबंधित झगड़े वाला उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 70वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर शक्ति और अधिकारों को लेकर कोई झगड़ा उत्पन्न हुआ है, उसको निपटाने की अधिकारिता इसके पास है। यानी कि जो मूल क्षेत्राधिकार है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट दो राज्यों के बीच में या केंद्र राज्य के बीच में विवादों का निपटान कर सकती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 71वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका के पास संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को खारिज करने का अधिकार है। इस अधिकार को क्या कहते हैं? संवैधानिक संशोधन, न्यायिक समीक्षा, अविश्वास प्रस्ताव, न्यायिक सक्रियता। इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 72वां प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फातिमा, खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों में उन्हें दाखिल करने से मना कर दिया। न्यायालय में अपने रिक्त स्थान के अधिकार के हनन की दलील लेकर जा सकती है। स्वास्थ्य सुरक्षा संरक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये हाकिम शेख मामले से इंस्पायर्ड है और हाकिम शेख के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये जो है जीवन के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 73वां प्रश्न है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह
निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। आपको यहाँ बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब क्या है कि सबसे निचले पायदान पर जो है जिला अदालतें या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। उसके ऊपर जो हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई लोअर कोर्ट के फैसले संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और यहाँ पर सबसे सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये बाद बाकी सभी न्यायालयों पर लागू होता है। तो यहाँ पर ए वाला सही है। यहाँ बोला गया व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर बी वाला गलत है। यहाँ बताया गया कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय ये लोअर कोर्ट्स पर बाध्यकारी नहीं है, जो कि गलत है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो हैं इसके सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर ए सही है। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला, केवल ए सही है। 74वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उदाहरण फौजदारी कानून से संबंधित है? पति पत्नी सहमति से संबंध विच्छेद के लिए आवेदन करते हैं, बहन माता पिता की संपत्ति में अपना हक मांगती है, फागुन के भाई ने उसका पैतृक मकान बिना उसकी अनुमति के बेच दिया, एक लड़की को घर से बस स्टॉप तक जाते हुए लड़कों का समूह तंग करता है। देखिए, यहाँ पति पत्नी के बीच में जो तलाक का मामला है ये दीवानी से संबंधित है। संपत्ति में अधिकार की बात है, ये भी दीवानी मामला है। पैतृक मकान जो बेच दिया है, यहाँ पे पैतृक मकान बेचने की अनुमति का मामला, ये भी दीवानी मामला है। एक लड़की जो घर से बस स्टॉप तक जाती है और लड़के उसका पीछा करते हैं, तंग करते हैं, ये जो है यहाँ पर छेड़छाड़ करना या प्रताड़ित करने वाला एक संज्ञेय अपराध है और ये फौजदारी कानून से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 75वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, अवशिष्ट क्षेत्राधिकार। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसको सुलझाने का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या फिर मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 76वां प्रश्न है, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? तलाक का मुकदमा दायर करना, बच्चों की परीक्षा का दावा करना, जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, दहेज के लिए औरतों को तंग करना। देखिए, ये तीनों ABC विवाद जो हैं ये दीवानी में आते हैं और दहेज के लिए किसी महिला का उत्पीड़न करना ये फौजदारी कानून से संबंधित है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है, न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकती है सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित हैं, न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही है कि सरकार की जो अलग अलग शाखाएं हैं, विधायिका या कार्यपालिका, ये न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ ए वाला सही है। यहाँ पर बी वाला गलत है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 121 है, इसके तहत जब तक किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन ना हो, तब तक संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर या उनके द्वारा किए गए फैसले पर चर्चा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा है संसद में चर्चा की जा सकती है, जो कि गलत है। सी वाला यहाँ सही है। न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित है। संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसी के आधार पर इनको कार्यालय से हटाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है ये गलत है। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई कार्य कर सकते हैं, तो न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद उनका कोई काम करना या उनकी वर्तमान स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए और सी सही है, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 78वां प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को, न्यायपालिका संविधान के दुभाषीय के रूप में, मौलिक अधिकारों के संरक्षक या खुला परीक्षण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है।
और यहाँ पर सबसे इसकी मेन विशेषता ये है कि जो ऊपरी अदालतें हैं इनके फैसले निचली अदालतों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 79वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के आधार पर तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है। देखिए, न्यायाधीश जो हैं ये एविडेंस के आधार पर जो भी सबूत पेश किए जाते हैं, गवाह के आधार पर और जो कानून है उनके अनुसार तय करते हैं कोई व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है। तो यहाँ ए वाला सही है। न्यायाधीश जो भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाते हैं वो निष्पक्ष भाव से चलाते हैं, पहले से उसके लिए कोई एक राय नहीं बनाते हैं, बल्कि वहाँ पर जो भी एविडेंस है, जो भी गवाह हैं, उनके आधार पर राय बनती है। तो ये निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में, खुली अदालत का मतलब ये है कि जहाँ पर जो भी व्यक्ति है उसके परिवारीजन, पीड़ित व्यक्ति के परिवारीजन या आम जनता यहाँ बैठ सकती है, वहाँ पर मुकदमा चलाया जाता है। तो यहाँ पर बी वाला सही है। देखिए, कुछ मुकदमे या कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि मीडिया में छा जाते हैं। जैसे आपने मेरठ का ड्रम हत्याकांड सुना होगा, मुस्कान वाला ड्रम हत्याकांड सुना है, तो जो कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा छाया रहा। तो इस तरह के मामलों में न्यायपालिका के ऊपर दबाव पड़ता है। मीडिया अक्सर जब बार बार ये मैटर दिखाती है, जनता भी कई बार इस मैटर पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, तो एक दबाव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायपालिका मीडिया के दबाव में, जनता के दबाव में सबूतों को, गवाहों को साइड में रख के अपने केवल भावनाओं के आधार पर फैसला दे दे, ऐसा नहीं होता है। न्यायपालिका जो है पूरी जो प्रोसीजर है वही फॉलो करती है, उसी के अनुसार जजमेंट देती है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि शीघ्र निर्णय सुना दिया जाए, जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा उसी के आधार पर निर्णय सुनाया जाएगा। तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी दोनों सही हैं। 80वां प्रश्न है, संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है, कहलाता है न्यायिक सक्रियतावाद, मूलभूत क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरीक्षण, अपीली क्षेत्राधिकार। देखिए, ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 81वां प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो सीजीआई जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। तो आंसर है आपका सी वाला। 82वां प्रश्न है, यहाँ अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में कहा गया है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। कारण क्या है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, चूंकि हम यही प्रश्न जो है कम से कम 6ठी या 7वीं बार यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार से दिया गया है, अलग अलग सालों में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ का इसका डिटेल में व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 83वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। देखिए, यहाँ पर वो प्रावधान पूछे गए हैं जो कि इंडियन जुडिशरी की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते हैं या सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यहाँ पहली बात तो ये है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका के काम में विधायिका और कार्यपालिका टांग नहीं अड़ाती है। यानी यहाँ पर जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो विधायिका और कार्यपालिका जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है कि विधायिका शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है कि न्यायाधीशों का एक निश्चित कार्यकाल होता है और अपने कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों के आचरण की संसद में चर्चा भी नहीं हो सकती है। तो ये भी एक जो काम है ये इनकी न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो शपथ दिलाना एक सामान्य संवैधानिक और औपचारिक प्रक्रिया है। इसका स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं है कि भाई राष्ट्रपति शपथ दिला रहे हैं तो वो स्वतंत्र नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी वाला इसमें शामिल नहीं होगा। ए बी सी सही है। तो आंसर है यहाँ पर
डी वाला, यानी ए, बी और सी। 84वां प्रश्न है, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, न्यूनतम आय, आश्रय का अधिकार, भूमि अधिकार। देखिए यहाँ पर जो याचिका थी वो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच से संबंधित थी, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटना जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं, अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर करना, यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि ये जो फौजदारी कानून है ये इस तरह की क्रियाओं से निपटते हैं जो कानून की दृष्टि में या समाज की दृष्टि में अपराध माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले एफआईआर होती है और एफआईआर के बाद जांच होती है। जांच के बाद पुलिस अपनी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसके साथ दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो यहाँ सी वाला भी सही है। यहाँ लिखा है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से जाती है, ये गलत है। देखिए यहाँ ये जो विशेषता बताई गई है दीवानी की बताई गई है। दीवानी मामलों में केवल प्रभावित पक्ष की ओर से अदालत में याचिका जाती है। वहीं जो फौजदारी कानून है इसमें अपराध को केवल पीड़ित के खिलाफ नहीं माना जाता है बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसलिए पुलिस यहाँ पर एफआईआर दर्ज करती है और जब फौजदारी अपराध होते हैं तो यहाँ पर ये मुकदमा होता है राज्य की तरफ से लड़ा जाता है। तो यहाँ पर केवल प्रभावित पक्ष नहीं जाता है बल्कि राज्य जाता है। तो यहाँ पर डी वाला गलत हो जाएगा, ए बी सी सही है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 86वां प्रश्न है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। तो दिक्कत क्या है कि न्यायालयों में जो हियरिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा देरी लगती है, जिसकी वजह से जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 87वां प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद। तो ये न्यायपालिका के पास है। तो आंसर है आपका सी वाला। 88वां प्रश्न है, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। ये दर्शाता है प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देनों यानी व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। आपको यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है कि यहाँ पर बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए यहाँ पर ये वाला सही है कि प्रत्येक अंग जो है सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। इसका एक फायदा ये भी है शक्तियों के बंटवारे का। यहाँ पे बोला गया बी वाला, तीनों अंग जो है अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के तहत काम करते हैं, क्योंकि संविधान में ही इनके क्षेत्राधिकार स्पष्ट कर दिए हैं कि इन्हें क्या क्या काम करने हैं, कैसे काम करने हैं। ठीक है, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और आज़ादी की रक्षा करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ मौलिक अधिकार जो हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं और भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पर बोला गया प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और आज़ादी की रक्षा करते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यानी हमारे यहाँ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों की रक्षा तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र राज्य के बीच सुगम लेन देन, इनका मतलब इनसे नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी कि ए और बी। 89वां प्रश्न है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है, जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला। तो आंसर है यहाँ ए। 90वां प्रश्न है,
भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक सक्रियतावाद, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य। देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि हमारी न्यायपालिका जो है बिना किसी भय या दबाव के काम कर पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता पहले ही बताई गई है कि स्वतंत्रता में क्या क्या रहेगा, किस तरह से ये काम करेगी, कौन से क्षेत्राधिकार रहेंगे। तो संविधान में इसकी स्वतंत्रता पहले से स्पष्ट या सुनिश्चित कर दी गई है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 91वां प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त कानून का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से कानूनों का कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 92वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत यानी मत या वाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले के समय विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है। देखिए मूल रूप से जब हमारा संविधान तैयार हुआ था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं भी नामो निशान नहीं है, कहीं जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला कथन सही है कि शब्दावली आधारभूत ढांचा इस संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं थी। तो यहाँ पर ए वाला सही है। यहाँ पर जो 1973 का केशवानंद भारती मामला था जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 न्यायाधीशों की बेंच बैठी थी, जिसमें कि 7-6 से फैसला आया था। तो यहाँ पर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था। हालांकि ये जो फैसला दिया है इसमें संविधान का जो आधारभूत ढांचा है इसको परिभाषित नहीं किया है। इसको परिभाषित समय समय पर परिभाषित करने का जो जिम्मा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कौन कौन से प्रावधान आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं या कोई कानून आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये डिफाइन नहीं की गई है कि ये डिफाइन करी गई हो एग्जैक्ट कि इसकी ये परिभाषा है, ये मतलब है, डिफाइन नहीं है। यहाँ पे तय करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी परिभाषित नहीं है। ये जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है ये संसद के संशोधन करने का जो अधिकार है इसको सीमाबद्ध करता है। यानी जो संसद है वो संविधान में एक लिमिट तक ही संशोधन कर सकती है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही हैं। तो आंसर है आपका ए वाला। 93वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, देश हित में नए कानूनों का निर्माण, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। आपको यहाँ साही विकल्प का चयन करना है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं न्यायपालिका का काम क्या है? किसी प्रकार का विवाद हो उसका निपटारा करना, चाहे नागरिक के बीच में हो, नागरिक सरकार के बीच में हो, दो राज्य सरकारों के बीच में हो, केंद्र राज्य के बीच में हो, तो विवादों का निपटारा करती है। देश हित में नए कानून का निर्माण करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो है संसद के पास। संसद जो है देश हित में कानून बना सकती है, न कि सुप्रीम कोर्ट, ना ही न्यायपालिका। तो यहाँ बी वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का हनन होने पर ये उन्हें संरक्षण प्रदान करती है। कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है, तो ये मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करती है। तो यहाँ पर ए, सी और डी सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। केवल ए, सी और डी सत्य हैं। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। देखिए जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के प्रॉपर नोट्स के साथ पूरी की पूरी ये एमसीक्यू की सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।